जादुई लहंगों की खेती। एक गांव था जहां पर लोग बहुत आम जिंदगी जी रहे थे। वहां पर सभी लोग खेती करते थे या भेड़ बकरियों को पालते थे। वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो सभी भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाया करते थे। उसी गांव में शीला और रंगीला नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी। उनके माता पिता की मृत्यु सही टाइम पे इलाज न मिलने के कारण हो गई थी। इसलिए अब वो दोनों बहनें अकेली हो गई थी। वो दोनों बहनें अपना पेट भरने के लिए अपने घर की छोटी सी जमीन पर खेती किया करती थी। वह उस जमीन पर अपने खाने के लिए सब्जियां उगाती थी और बाकी बचे कुची सब्जियों को अपने आसपास के लोगों से बदल कर गेहूं या चावल या कोई दूसरा सामान ले लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शीला कहती है, अरे अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। भला इस छोटी सी जमीन पर हम कितनी खेती करेंगे। अब हमें सब्जियों के बदले कोई अनाज भी नहीं देता। अब मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तभी रंगीला कहती है, अरे दीदी आप एक काम कीजिए, आप शहर चले जाइए। वहाँ आपको किसी न किसी के घर पर काम मिल ही जाएगा और यहाँ रहकर तो आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है और मैं यहाँ रहकर ये खेती बाड़ी ही संभाल लूंगी। हाँ रंगीला तो सही कह रही है, मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। मैं कल सुबह की ट्रेन पकड़कर शहर पहुँच जाऊंगी। वहाँ पर किसी के घर पर छोटा मोटा काम कर लूंगी। वहाँ बहुत से काम होते हैं और मैंने सुना है वहाँ पर कोई काम की कमी नहीं होती है। और अगले दिन शीला शहर के लिए निकल पड़ती है और शहर पहुँचने के बाद शीला लोगों के घर घर जाकर काम के बारे में पूछने लगती है। उसे यह करते करते शाम हो जाती है और वह थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। अरे सुबह से शाम हो गई है, मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं रात को कहाँ रुकूंगी। थोड़ी देर और कोशिश करती हूँ। अभी लोग अपनी ड्यूटी से आ चुके होंगे और घर पर होंगे। और उसके बाद शीला एक और घर की बैल बजाती है। तब एक औरत बाहर आती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ मालकिन, मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है क्या? हाँ काम तो है, लेकिन तुम कल से आना। नहीं मालकिन, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो आप मुझे अपने ही घर में रख लीजिए। मैं थोड़ी सी जगह में ही रह लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रह लो। तुम मेरे किचन में सो जाना। और उस दिन के बाद शीला उनके घर में रहने लगती है। शीला बहुत अच्छे से घर का सारा काम करती थी, जिसे देखकर मालकिन बहुत खुश हो जाती थी। और एक दिन मालकिन शीला से कहती है, अरे शीला तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। मैं तुम्हारा काम देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, मेरी बेटी का यह लहंगा अच्छे से धो दो। मेरी बेटी का यह कपड़ा धो दो। मालकिन ये क्या है? ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, ये लहंगा है। मेरी बेटी को ये लहंगा बहुत पसंद है। मालकिन ये बहुत सुंदर है। मैं भी अपनी बहन रंगीला के लिए ये लेकर जाऊंगी। वह ये देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी तुम ये धो दो ताकि ये कल तक अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे है। उसके बाद शीला वह लहंगा बहुत ध्यान से धो देती है और अगले दिन सुबह उठकर शीला पार्टी की तैयारियों में लग जाती है। तभी उसकी मालकिन आती है और शीला से कहती है, शीला ये लो अपनी तनख्वाह और अपने लिए भी कुछ लेकर आ जाओ। शीला पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और वह पैसों को लेकर बाजार में पहुंच जाती है और रंगीला के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा खरीद लेती है। और जब वह लहंगा लेकर घर पहुंचती है तो मालकिन उससे पूछती है, अरे शीला तुम अपने लिए क्या लेकर आई हो? मालकिन मैं अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ, मैं अपनी बहन रंगीला के लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाकर मेहमानों के लिए खाना बना दो। वो लोग आने ही वाले होंगे और तुम खाने में कोई कमी मत रखना। ये बहुत बड़ी पार्टी है। मैं चाहती तो किसी और से खाना बनवा लेती,
लेकिन तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। और उसके बाद शीला खाना बनाने में लग जाती है और कुछ समय बाद वह सारा खाना बना लेती है और वह पार्टी को देखने के लिए बाहर आती है। तभी उसे बहुत तेज भूख लग जाती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है और वह थोड़ा सा खाना लेकर टेबल पर बैठ जाती है। तभी एक अमीर घर की औरत उसे देख लेती है और उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह शीला से कहती है, तुम्हें इस पार्टी में किसने आने दिया? उस औरत की बात सुनकर शीला की मालकिन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ, तुम इसे क्यों बोल रही हो? ये मेरे घर की नौकरानी है। तब वह औरत कहती है, अच्छा तुमने हमें इस पार्टी में हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। तुम हमें इस नौकरानी के साथ खाना खिलाकर हमें नीचे दिखाना चाहती हो। देखो बहनों, ये हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती कर रही है। अब तुम इस नौकरानी को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मालकिन को भी शीला पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शीला को मारती है और उसके बाद उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। शीला दुखी होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। शीला रोते हुए एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह शीला से कहती है, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी है? तो मुझे बताओ। तब शीला बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी परेशानियाँ बता देती है और कहती है, और अम्मा उन्होंने मेरी बहन का लहंगा भी नहीं दिया, वो भी रख लिया। मैंने बड़ी मेहनत करके उसे खरीदा था ताकि मेरी बहन बहुत खुश हो सके। शीला की बात सुनकर अम्मा को शीला पर दया आ जाता है और अम्मा शीला से कहती है, बेटी दुखी मत हो, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। बेटी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देना चाहती हूँ। तुम इन बीजों को अपने घर ले जाकर अपने खेतों में बो देना, फिर तुम्हें इन बीजों का जादू दिखेगा और उस दिन से तुम्हारी सारी दिक्कतें और परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद शीला उन बीजों को ले लेती है और वह बीज लेकर अपने घर आती है। उसे खाली हाथ देखकर उसकी बहन कहती है, अरे दीदी तुम खाली हाथ क्यों आई हो? तुम तो शहर गई थी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। फिर शीला रंगीला को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रंगीला को बहुत दुख होता है कि तभी शीला कहती है, रंगीला मुझे एक बूढ़ी औरत ने यह कुछ बीज दिए हैं और उन्हें अपने खेतों में बोने के लिए कहा है और उस बूढ़ी अम्मा ने ये भी कहा था कि उसके बाद हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप इन बीजों को अपने खेतों में बो दीजिए, क्या पता उन बूढ़ी औरत ने सही कहा हो। उसके बाद शीला और रंगीला मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बो देती हैं और अगले दिन शीला और रंगीला अपने खेतों के पौधों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उनके खेतों के पौधों पर लहंगे लगे होते हैं। यह देखकर रंगीला कहती है, अरे दीदी ये तो सच में जादुई बीज थे। अब इन लहंगों को बेचकर हमारी और हमारे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी और हम भी शहर के लोगों की तरह रह पाएंगे। हाँ रंगीला तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी इन लहंगों को बाजार में बेच देती हूँ, इनसे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और उन पैसों से मैं अपने लिए घर और इस गांव के लिए स्कूल अस्पताल खोलूंगी। और उसके बाद शीला ऐसा ही करती है और उन लहंगों को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वह अपने लिए पहले घर खरीदती है और उसके बाद गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाती है। और उस दिन के बाद उनके गांव में किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह सभी लोग शीला के पास जाते और उनसे पैसे मांगकर अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर लेते। और उस दिन से शीला और रंगीला लोगों की बहुत मदद करते, वह अपने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। झूठ बोलने वाली परी। परी लोक की दुनिया में कविता नाम की परी थी। वह वहाँ की रानी परी थी। कविता परी की एक बेटी थी जिसका नाम दीपा परी था। दीपा परी बहुत झूठ बोलती थी। एक दिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं था तो वह बहाना बनाकर अपने कमरे में लेट गई। जब कविता परी दीपा परी के कमरे में आई तो कविता परी ने देखा कि दीपा परी सो रखी है और कविता परी अपनी बेटी दीपा परी से बोली,
बेटी क्या हुआ, तुम लेटी क्यों हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तभी दीपा परी बोली, माँ मेरा स्कूल जाने का बहुत मन है पर तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक नहीं लग रही है तो तुम आराम कर लो, कल स्कूल चले जाना। ऐसा बोलकर कविता परी वहाँ से चली जाती है। दीपा परी हर बात में झूठ बोलती और जो दासियाँ उसको पसंद नहीं होती उनको भी कुछ ना कुछ झूठ बोलकर निकलवा देती थी। ऐसे ही एक रीना परी नाम की दासी थी जो कविता परी के यहाँ पर दीपा की देखभाल करती थी। दीपा परी रीना परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ उसे बोलती रहती। और एक दिन दीपा परी स्कूल जा रही थी। रीना परी ने उसके कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे, लेकिन जब दीपा परी अपने कपड़े लेने आई तो उसने सोचा क्यों ना आज मैं रीना परी को अपने घर से निकलवा दूं। और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने अपने स्कूल के कपड़े प्रेस से जला दिए और मन में सोचते हुए बोली, अच्छी बात है ये ड्रेस जल गई, वरना मुझे स्कूल जाना पड़ता और अब तो मैं रीना को भी इस घर से निकलवा दूंगी। वह अपनी माँ कविता और रीना परी को बुलाने लगी। कुछ ही देर में रीना परी और कविता परी वहाँ पर आ गई। तब दीपा परी अपनी माँ कविता परी से बोली, माँ देखो इस रीना परी ने मेरी ड्रेस जला दी है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। और आज ही नहीं, ये हमेशा गलती करती रहती है, इसीलिए आप इसको इस घर से निकाल दो और दूसरी दासी रख लो। तब कविता परी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, गलती से जल गया होगा, इसमें चिल्लाने और गुस्सा करने की क्या बात है। नहीं माँ, ये हमेशा ऐसे ही करती है, अगर आपने इसको घर से नहीं निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता परी अपनी बेटी की नाराजगी देखकर रीना परी से कहती है, रीना परी अब तुम यहाँ पर काम मत करना, तुम और कहीं जाकर काम कर लो। यह सुनकर रीना परी कहती है, मालकिन ये सब मैंने नहीं किया है और अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ पर काम करूँगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम मेरी दोस्त सिया के घर पे काम कर लेना, कल मैं बात कर लूँगी और तुम वहीं पर काम कर लेना। यह सुनकर रीना परी खुश हो जाती है और कविता परी को धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है। और कुछ ही दिनों में कविता दूसरी परी को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है, लेकिन दीपा परी उस दासी को भी नहीं पसंद करती और कुछ ही दिनों में उसे झूठ बोलकर उस घर से निकलवा देती है। अब दीपा परी ऐसे ही करने लग गई, जो भी दासी उसे पसंद नहीं होती उसे वह घर से निकलवा देती झूठ झूठ बोलकर। लेकिन अब तो कविता परी को भी दीपा परी के झूठ बोलने की आदत का पता लग गया था और दीपा परी के झूठ बोलने की आदत से दीपा परी बहुत परेशान हो गई थी। और कविता परी इस परेशानी का हल निकालने के लिए गुरु माँ के पास जाती हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानियाँ बता देती हैं। तब गुरु माँ कविता परी को बताती हैं, पृथ्वी लोक पर एक झरना है, अगर कोई पृथ्वी लोक का सच्चा इंसान उस झरने का पानी दीपा परी को पिलाए तो उससे उसकी झूठ बोलने की आदत खत्म हो सकती है। गुरु माँ की बात सुनकर कविता परी के मन में एक उम्मीद जगी और वह खुश हो गई। उसके बाद कविता परी अपने महल आ जाती है। कविता परी अपने महल के एक मंत्री से पृथ्वी लोक पर एक घोषणा करवाने की बात कहती है। कविता परी की बात सुनकर मंत्री पृथ्वी लोक पर घोषणा करने चला जाता है और वह धरती लोक पर जाकर कहता है, परी लोक की महारानी कविता परी की बेटी को झूठ बोलने की आदत है और महारानी इस आदत को खत्म करना चाहती है, इसलिए इस आदत को खत्म करने का बस एक ही उपाय है, वह है अगर कोई भी सच्चा व्यक्ति एक जादुई नदी में से पानी भर कर रानी परी की बेटी को पिलाएगा तो रानी परी की बेटी सच बोलने लगेगी
यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर दीपक नाम का एक राजकुमार था। वो बहुत सच्चा और अच्छा इंसान था। इस बात को सुनकर वो झरने की खोज में निकल पड़ता है और कुछ दिनों बाद वह एक जंगल में पहुँच जाता है। वह देखता है एक बुढ़िया औरत दलदल में धंसी जा रही थी और वो मदद के लिए पुकार रही थी। दीपक यह देखकर उसको बचाने पहुंच जाता है और वह बुढ़िया औरत को बचा लेता है। दीपक ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा आप यहाँ पर क्यों आए हो? तब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं एक जादूगरनी हूँ। बूढ़े होने के कारण अब मेरे पास शक्तियाँ नहीं बची हैं। लेकिन बेटा तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर एक जादुई झरने की तलाश में आया हूँ। बेटा तुम मेरे साथ चलो, मुझे वह जादुई झरना पता है। तब वो बूढ़ी औरत दीपक को लेकर झरने के पास आई। जब दोनों झरने के पास आए तब उन्होंने देखा कि एक झरना बह रहा था जो कि एक बड़ी नदी की तरफ जा रहा था और दीपक ने उस झरने में से एक बोतल पानी भर लिया। तब बूढ़ी अम्मा दीपक से बोली, अगर दीपा परी झूठ बोले तो उसके ऊपर यह पानी की कुछ बूंदें छिड़क देना और कहना आपने जो अभी कहा वो सच हो जाए। उसके बाद उसके साथ वही सब कुछ होगा जिससे वो झूठ बोलना छोड़ देगी। और वह बूढ़ी जादूगरनी दीपक को परीलोक में पहुंचा देती है। जब दीपक परीलोक में पहुंचता है तब वह देखता है एक बहुत सुंदर सा महल होता है। उसे देखते ही दीपक समझ जाता है कि यह ही रानी परी का महल होगा और वह पानी लेकर महल में जाता है। कविता परी पहले से ही दीपक का इंतजार कर रही होती है। कविता परी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कविता परी दीपक के पास जाकर कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यह एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल सकती, तुम मेरे साथ चलो। फिर कविता परी दीपक को अपने साथ लेकर दीपा परी के कमरे में जाती है, जहाँ पर दीपा परी बीमारी का नाटक करके लेटी हुई होती है। दीपक दीपा को देखकर समझ जाता है कि वह वही परी है जो कि हमेशा झूठ बोलती है और दीपक दीपा से पूछता है, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? तो दीपा परी दीपक से बोलती है, मैंने कल रात बहुत डरावना सपना देखा था जिसमें एक भूत मेरे पीछे पड़ गया था। दीपक उसकी बात सुनकर बोला, आप जो भी कह रही हो वह सच हो जाए। और यह बोलकर दीपक ने बोतल से कुछ पानी निकालकर दीपक के ऊपर छिड़क दिया और उसी रात उसको वही सपना आया जो उसने सुबह झूठ बोला था। और अगले दिन उसके सर में दर्द होने लगा, पर उसकी माँ ने उसकी बात को झूठ ही माना। और कुछ ही देर में दीपक वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि दीपा रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर दीपक दीपा से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तब दीपा उसको बताती है, मैंने बचपन से ही बहुत झूठ बोले हैं, मुझे अब कोई प्यार नहीं करता और मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। तब दीपक उसको लेकर झरने पर जाता है और झरने का पानी उसको पिलाता है, जिससे दीपा की झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दीपक और दीपा एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कविता परी भी दीपा परी के झूठ बोलने की आदत खत्म होने से बहुत खुश हो जाती है और सभी दीपा परी से वापस प्यार करने लगते हैं।